हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अधिगम का वक्र और पठार। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अधिगम अंतरण, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। इसका पहले हम अर्थ समझते हैं कि ये होता क्या है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, उसके अंदर पहले से एक संचित ज्ञान होता है, स्टोर्ड नॉलेज होता है, बहुत से अनुभव और एक्सपीरियंस के बाद। तो जब हम कोई नया कार्य करते हैं तो जो वो संचित ज्ञान होता है, नए कार्य को करने में वो हमारी मदद करता है, किसी तरह वो सहायक होता है, जो पहले से ज्ञान हमारे अंदर मौजूद है। तो किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी अन्य विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में करना ही अधिगम अंतरण कहलाता है। अधिगम अंतरण का स्वरूप, अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का। ये 3 तरह का होता है: धनात्मक अंतरण, ऋणात्मक और शून्य अंतरण। जो धनात्मक अंतरण होता है उसको हम सकारात्मक अंतरण भी कहते हैं, ऋणात्मक को नकारात्मक अंतरण कहते हैं। अब हम इसको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। जो धनात्मक अंतरण है, जब पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में सहायक होता है, हेल्पफुल होता है, तब हम कहते हैं कि सकारात्मक अंतरण है, मतलब धनात्मक अंतरण है। जैसे साइकिल चलाने का ज्ञान मोटरसाइकिल चलाने में सहायक होता है। अंग्रेजी टाइपराइटर सीखने के बाद हिंदी टाइपराइटर सीखने में आसानी हो जाती है। ऋणात्मक अंतरण, नेगेटिव लर्निंग, जब पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान का अर्जित करने में बाधक होता है। जैसे तेज चलने की आदत मंद गति में चलने में बाधक होती है। अगर डॉक्टर की सलाह दी जाती है किसी भी बीमारी में कि मतलब अगर हम तेज चलते हैं तो धीरे चलने को, तो वो बाधक होती है। दाएं हाथ से लिखने वाला व्यक्ति अगर उसको बाएं हाथ से लिखने को कह दिया जाए तो वो भी उसके लिए बाधा होती है। शून्य अंतरण, जीरो लर्निंग, जब पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में न तो सहायक हो और न ही बाधक हो। मतलब जो पुराना ज्ञान है, नए ज्ञान पर उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, उसका कोई यूज ही नहीं हो रहा है। जैसे जब फ्रेंच भाषा का ज्ञान हिंदी भाषा सीखने में न ही सहायक होता है और न ही बाधक होता है, उसका कोई प्रभाव नहीं होता है नए ज्ञान को सीखने में। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग ट्रांसफ़र। जो अधिगम अंतरण की जो प्रकार है, अब हम उसको पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वो 3 थे। इसके स्वरूप कि मतलब अंतरण किस तरह से होता है। पहला है पार्श्वी अंतरण, जिसको हम क्षैतिज अंतरण भी कहते हैं। इसको हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र और लेटरल ट्रांसफ़र कहते हैं। ऊर्ध्व अंतरण मतलब वर्टिकल ट्रांसफ़र। अनुक्रमिक अंतरण सीक्वेंशियल ट्रांसफ़र। द्विपार्श्विक अंतरण बाइलेटरल ट्रांसफ़र। पार्श्विक अंतरण, पार्श्वी अंतरण से तात्पर्य अधिगम के ऐसे अंतरण से है जिसमें पूर्व सीखे गए ज्ञान का अंतरण उसी स्तर के कौशल को सीखने में हो रहा है। मतलब जो इसका सीखने का जो स्तर है वो सेम है, वो होता है पार्श्वी, मतलब हॉरिजॉन्टल, एक समान स्तर को सीखने में किया जाता है। जैसे यदि कक्षा में शिक्षक ने छात्र को सिखाया है 8 - 2 6 है, तो छात्र घर जाकर फ्रीज में रखे 8 केलों में से जब 2 केले ले लेता है तो वह समझता है कि फ्रिज में 6 केले शेष है। ये दोनों क्या है, समान हो रहा है। इस वजह से जो इसका स्तर है वो समान है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल लर्निंग है। ऊर्ध्व अंतरण, ऊर्ध्व अंतरण ऐसे अंतरण को कहा जाता है जहाँ पूर्व सीखे गए ज्ञान अथवा कौशल का अंतरण उच्च स्तर के ज्ञान अथवा कौशल को सीखने में होता है। गेगनी ने इसे इस प्रकार के अंतरण को सीढ़ी पर ऊपर की ओर चढ़ने को समान प्रक्रिया माना है। जैसे साइकिल चलाने का ज्ञान मोटरसाइकिल चलाने में सहायक होता है। अनुक्रमिक अंतरण, विषयों को एक क्रम में सीखने के बाद किसी नए विषय या कौशल को सीखने में पड़ने वाले प्रभाव को अनुक्रमिक अंतरण कहते हैं। अनुक्रमिक अंतरण का प्रभाव जो होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। जैसे बालक जोड़, घटा व गुणा सीखने के बाद जब भाग देने की प्रक्रिया को सीखता है तो पूर्व ज्ञान का अंतरण होना अनुक्रमिक अंतरण है। जैसे कि जब हम डिवीज़न करते हैं तो उसमें हम मल्टीप्लाई भी करते हैं, सब्ट्रैक्शन भी करते हैं, एडिशन भी करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, सिक्वेंशियली हर चीज़ें ऐड हो गई नए ज्ञान को समझने के लिए। द्विपार्श्विक अंतरण, मानव शरीर को 2 भागों में बांटा जाता है, दायां तथा बायां भाग। जब शरीर के एक भाग को प्राप्त ज्ञान का अंतरण दूसरे भाग में होता है तो उसे द्विपार्श्विक अंतरण कहा जाता है। जैसे दाएं हाथ से लिखने का ज्ञान बाएं हाथ से लिखने में होना। ये था अधिगम अंतरण के प्रकार। अधिगम अंतरण का स्वरूप
और प्रकार स्वरूप 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। और जो अधिगम अंतरण का प्रकार है, पार्श्वी है, ऊर्ध्व है, अनुक्रमिक है और द्विपार्श्विक है। अधिगम अंतरण के अब कुछ सिद्धांत दिए गए हैं कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा, उसको हम पढ़ेंगे। पहला है समरूप तत्व, जिसको समान अवयव का सिद्धांत कहते हैं, जो थॉर्नडाइक ने दिया था। सामान्यीकरण का सिद्धांत जो दिया था C.H. डुड ने। दो तत्व का सिद्धांत स्पीयरमैन। गेस्टाल्ट सिद्धांत, जिसको पूर्णाकार सिद्धांत कहते हैं, इसे दिया था कोहलर ने। समरूप तत्व सिद्धांत, समान अवयव का सिद्धांत, थॉर्नडाइक ने कहा था कि जो अधिगम स्थानांतरण का यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब दो कार्यों, विषयों, अनुभव तथा क्रियाओं में समानता होती है तो उसी प्रकार की समान परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान अधिक होता है, अधिक सहायक होता है। थॉर्नडाइक के मतानुसार समरूप तत्वों का एक स्थिति से दूसरी स्थिति में संक्रमण होता है। इसका एग्जाम्पल जैसे है, संस्कृत का ज्ञान हिंदी के अध्ययन में सहायक होता है, क्योंकि जो इसके तत्व होते हैं, जो इस सब्जेक्ट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, वो कहीं ना कहीं समरूप होते हैं, एक समान होते हैं। जैसे हो गया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, कारक, ये सब क्या है, संस्कृत के जो तत्व है वो हिंदी में समान है। इस वजह से जो संस्कृत का ज्ञान है हिंदी के अध्ययन में सहायक होता है। सामान्यीकरण का सिद्धांत, जिसे दिया था C.H. डुड ने। जब एक छात्र विज्ञान के किसी विषय के सामान्य सिद्धांत को भली भांति समझ जाता है, तब उसमें अपने प्रशिक्षण की दूसरी स्थितियों में अंतरण करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। सामान्यीकरण के सिद्धांत का अभिप्राय है, जिस सीमा तक कोई व्यक्ति अपने अनुभव के माध्यम से कोई सामान्य सिद्धांत निकाल लेता है, मतलब वो कुछ एक्सपीरियंस करे और एक कोई सामान्य सिद्धांत निकाल सके, उस सीमा तक संस्कारों का अंतरण होता है। अर्थात कोई व्यक्ति सीखने में मिले अनुभव, ज्ञान और आदतों का सामान्यीकरण करके उन्हें दूसरे प्रकार की सीखने की नवीन परिस्थितियों में लागू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई शिक्षक बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता है, अगर वो बहुत अच्छे से जानता है, तो वह उस ज्ञान का उपयोग कक्षा के समय छोटे बालकों की समस्याओं के हल करने में कर सकता है। इसको हम एक तरह से और कहते हैं, जैसे अगर कोई बच्चा है, अगर वो केमिस्ट्री लैब में अगर वो कुछ केमिकल रिएक्शन को जानता है, अगर उसके कॉन्सेप्ट को वो समझ गया कि केमिकल रिएक्शंस हम किस तरह से करते हैं, तो वो बाकी भी उस सब्जेक्ट में जितनी भी रिएक्शंस होंगे, अगर वो एक कॉन्सेप्ट समझ गया तो उसको एक सामान्यीकरण सिद्धांत बना लेता है, जिससे कि और भी चीज़ें उसे समझने में आसानी होती है। जैसे अगर हम मैथ्स में उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, अगर कोई क्वेश्चन, जैसे जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना, अगर हम एक टाइप को समझ लेते हैं तो उससे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसको हम कर लेते हैं एक जनरलाइज्ड फॉर्म में। दो तत्व का सिद्धांत ये दिया था स्पीयरमैन ने। इन्होंने बुद्धि का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला कि बुद्धि दो प्रकार के होते हैं, सामान्य बुद्धि तथा विशिष्ट बुद्धि। व्यक्ति जीवन में सामान्य बुद्धि अथवा सामान्य योग्यता का प्रयोग करता है। विशिष्ट बुद्धि अथवा विशेष योग्यता का प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न होता है। सामान्य बुद्धि ही अंतरण का आधार बनती है, मतलब जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है वो केवल सामान्य बुद्धि का होता है, विशिष्ट बुद्धि का नहीं होता है। इसी आधार पर जब बालक गणित अथवा साहित्य आदि का अध्ययन करता है तो उसकी सामान्य योग्यता का ही अंतरण होता है, विशिष्ट योग्यता का अंतरण नहीं होता। पूर्ण आकारवाद सिद्धांत या गेस्टाल्ट थ्योरी, इस मत के समर्थक थे गेस्टाल्टवादी कोहलर। मनोवैज्ञानिक हैं जो ज्ञान तथा क्रिया के आकार को महत्व देते हैं। सूझ अथवा अंतर्दृष्टि को ये लोग महत्वपूर्ण मानते हैं। कोहलर ने चिंपैंजी व चूहों आदि पर अनेक प्रयोग अधिगम से संबंधित किए और पाया कि अंतर्दृष्टि से अनुभव का एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में अंतर होता है। इसमें प्रशिक्षण देते समय परिस्थिति के प्रति सूझ रखना आवश्यक है। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने इस विचार को समरूपता तत्वों के आधार पर विकसित हुआ माना है, किंतु यह थॉर्नडाइक के समरूप तत्व की तुलना में संकीर्णता लिए हुए वह सीमित है, क्योंकि इनका क्या मानना था कि अंतर्दृष्टि मतलब जो हम विचार हमारे मन में आते हैं उससे जो एक अनुभव होता है, अनुभव का एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में अंतर होता है। जरूरी नहीं है, जैसे अगर हम कोई प्रॉब्लम्स देखते हैं, ठीक है, तो किसी भी प्रॉब्लम्स को देखने के बाद उसके सॉल्यूशन के लिए हमारे दिमाग में कई ढेर सारे सॉल्यूशन होते हैं और उसी में से एक सूझ के द्वारा एक सॉल्यूशन हम चुनते हैं।
तो हर परिस्थिति में हमारे दिमाग में कई ढेर सारे सॉल्यूशंस आते हैं ना, उसको हम एक मतलब कई ढेर सारे समस्याओं का हल करने के लिए हमारे दिमाग में कई ढेर सारे आइडिया आते हैं, और उसमें से हम एक आइडिया को चुनते हैं कि हमें किस तरह सॉल्व करना है। तो ये सिचुएशंस वाइज क्या होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंस होता है इसमें। ये था अधिगम अंतरण का स्वरूप, अधिगम अंतरण के प्रकार और अधिगम अंतरण के जितने भी सिद्धांत हैं। अब हम